आज़ाद वर्ल्ड इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। शाम का आदाब कबूल कीजिए। इस वीडियो में मिडिल ईस्ट और फ़िलिस्तीन से जुड़ी हुई कई खबरें हैं, लिहाजा आखिर तक देखिएगा। इसमें आप देखेंगे सीज़ फायर के लिए हमास की 3 शर्तें, तेज़ और ख़तरनाक हुए हिजबुल्लाह के हमले, लाल सागर में फिर से हुआ हमला, यमनी लड़ाकों का एक्शन हुआ तेज़, एर्दोगान ने चला बड़ा मूव, ब्रिक्स में शामिल हो सकता है तुर्की, यूरोपीय यूनियन से एर्दोगान का मोह भंग और अमेरिका से जुड़ी हुई खबरें, कई खबरें वेस्ट बैंक से जुड़ी हुई आपके सामने और रूस से भी जुड़ी हुई खबर। तो लिहाजा आखिर तक इस वीडियो को देखें। सबसे पहली खबर हमास से जुड़ी हुई। हमास ने क्या किया है? हमास ने 3 शर्तें रखी हैं। शर्तें ऐसा नहीं कि नहीं हैं, लेकिन इन्हें दोहराया है, बल्कि बड़ा कर दिया है और ये कहा है कि जब तक ये बात नहीं मानोगे कोई सीज़ फायर नहीं होगा। जंग लड़ना चाहते हो, लड़ते रहो। हॉस्टेजेस मरवाना चाहते हो, मरवाते रहो, लेकिन जंग बंद नहीं होगी। खलील अल-हैया, इनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना ने इनकी खबर छापी है। हमास ने कहा है नो ट्रूस डील पॉसिबल विदाउट ज़ायनिस्ट विड्रॉल फ्रॉम फिलाडेल्फी कॉरिडोर। फिलाडेल्फी कॉरिडोर से जब तक ज़ायनिस्ट रजीम की फोर्स नहीं जाती नहीं अपने इलाकों में वापस, तब तक कोई सीज़ फायर नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं हो पाएगी, कोई डील पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही वो सरहद है। फिलाडेल्फी एक्सिस के बाद जो इजिप्ट की और सरहद 6 मीटर का फासला है। इसमें अगर हमने छोड़ दिया आईडीएफ को तो हम दूसरी दुनिया से कट के रह जाएंगे। वैसे ही ओपन जेल में रहते थे। खलील अल-हैया जो इस हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के एक बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि फिलाडेल्फी एक्सिस, इसके अलावा नेटजारिम एक्सिस जो नॉर्थ गज़ा और बाकी के गज़ा को 2 हिस्सों में बांटती है, जो इन्होंने खींच दी है लकीर इजरायली फोर्सेस ने, ये दोनों एक्सिस और रफ़ा कॉरिडोर, ये सब कुछ, ये 3 शर्तें माननी होगी। ये तीनों जगह खाली करनी होगी इजराइल की फोर्स को, वरना इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे चलकर हम डील को साइन कर सकें। हमारे लिए वो रास्ते बंद हैं, हम पहुंच नहीं पाएंगे, डील साइन नहीं कर पाएंगे। पहले इन तीनों रास्तों से आईडीएफ को हटाओ। पहली बात हो गई हमास की पूरी। सर, ब्रिटिश मैरीटाइम एजेंसी जो समंदर पर पूरी तरीके से मूवमेंट पर नज़र रखने वाली होती है, उन्होंने अभी दोपहर को ईरान के टाइम के मुताबिक और भारत के टाइम के मुताबिक शाम को ये खबर दी है कि ब्रिटिश सोर्सेज ने बताया है कि मैरीटाइम इंसिडेंट हुआ है यमन के साहिल के करीब, यानी कि समंदर में कोई हादसा हुआ है, कुछ हुआ है एक जहाज़ के साथ। और ये बताया गया है कि एक नए जहाज़ पर हमला हुआ है 70 नॉटिकल माइल दूर यमन के पोर्ट सलीफ से। यमन का एक बंदरगाह है सलीफ नाम का, इससे 70 समुद्री मील दूर समंदर के अंदर लाल सागर में हमला हुआ है शायद इस जहाज़ पर। इसकी और डिटेल्स आनी बाकी हैं। हो सकता है या सारी खुद आकर इस मामले में बयान दें, तो जैसी डिटेल्स आती मैं 10 बजे के शो में आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन हाउथीज़ ने जो एक जहाज़ डेटोनेट किया, बाकायदा उस जहाज़ पर पहले ड्रोन मारे, उसे घायल किया, उस पर चढ़कर उसे डेटोनेट किया, मिसाइल मारी और तबाह कर दिया, जला दिया, वो अपने आप में एक बड़ी घटना थी। कल फिर एक जहाज़ पर हमला किया और आज एक और जहाज़ पर हमला। तो इस हफ्ते में तीसरा जहाज़ है ये। दूसरी खबर हो गई, और एक और जहाज़ की इन्वेस्टिगेशन चल रही है जो हुदैदा से 58 नॉटिकल माइल दूर घायल हुआ था, यानी 2 जहाज़ों की खबर है। सर, तीसरी बात यह है कि लेबनान का जो हिजबुल्लाह है और नॉर्थ फ़लस्तीनी इलाकों में जो कब्ज़ा है इजराइल का, वहाँ जो फोर्सेज हैं उनका क्लैश बढ़ता जा रहा है। अच्छा, पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। ये हिजबुल्लाह के हमले से इजरायली सेटलर्स के घरों का हाल हो रहा है और वहाँ पर उनके ड्रोन्स, मिसाइल, रॉकेट जो भी हैं वो घरों में जाकर गिर रहे हैं। जब वो छत को फाड़ कर अंदर गिरते हैं तो बड़ा धमाका करते हैं। हिजबुल्लाह ने ये जो घर को चोट पहुँचाई है, ये अविम इलाका है इजरायली कब्ज़े वालों का। इजरायली सोल्जर्स बताया जा रहा है कि इस घर में थे, आम लोग नहीं थे बल्कि इजरायली फ़ौजी थे। इसे ATGM से हिट किया है हिजबुल्लाह ने। अब उन फ़ौजियों का क्या हुआ, यकीन मानिए आज कल आपको रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी। जैसे कि 5000 फ़ौजियों की रिपोर्ट कई महीनों बाद आई, वैसे ही यहाँ की रिपोर्ट भी कई महीनों बाद आएगी। अरब न्यूज़ ने इसी मसले में एक आर्टिकल छापा है, लिखा है वेटिंग गेम कंटिन्यूज फॉर लेबनान रेजिडेंट्स एज फियर ऑफ हिजबुल्लाह इजराइल वॉर परसिस्ट। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो वॉर अभी डिले चल रही है, लेकिन जो एक बड़े लेवल पर छिड़ सकती है और रोज़ जो उन दोनों के बीच तबादला ख्याल हो रहा है गोलियों और गोलों का, उसकी वजह से वहाँ के लोग जो रहते हैं, जिनका फ़ौज से मसला नहीं है, जो है कोई निस्बत नहीं है, हिजबुल्लाह के इलाके जो साउथ लेबनान के हैं, उनका भी जीना मुहाल हो रखा। भाई आप बताइए, आप और हम आम लोग हैं और हम ना बंदूक चलाना जानते हैं, ना रॉकेट लॉन्चर, ना हमें कोई इंटरेस्ट है।
हमारी तो एक जी गोलगप्पे की दुकान है, किसी की टिक्के और कबाब की दुकान है, उसे वो लगाना आता है, उसकी तो ज़िंदगी अजाब हो रही होगी ना, उसकी दुकान नहीं खुल पा रही, उसके बच्चों की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही। तो ऐसे लोग इज़राइल में भी हैं और लेबनान में भी हैं। तो इन सब की जो है ज़िंदगियाँ मुहाल हो रही हैं। बहुत से लोग मूव ऑन कर गए हैं, बहुत से लोग इलाके छोड़ गए हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग साउथ लेबनान के इलाके में डटे हुए हैं। इजरायली हालांकि हज़ारों हज़ार 50-60,000 70,000 लाख कभी कभी आ जाती है कि छोड़कर चले गए हैं नॉर्दर्न। वो ये कहते हैं जी ये कौन सा इलाका था हमारा, सेटलमेंट से कहीं और बसा लेंगे। ठीक है, एक सर खबर आई है, तुर्की जो है वो ब्रिक्स में शामिल हो सकता है। और ब्लूमबर्ग ने जस्ट, मैंने जो आपको खबर अब पढ़ के सुना रहा हूँ, जस्ट मेरे भी नज़र के सामने अभी आई थी, अभी छपी है और अभी सामने आई है कि तुर्की ने ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए एक तरीके से गुजारिश की है या एक एप्लीकेशन दायर की है या यूं कहें कि मौखिक बातचीत की है। और जो है वेस्ट के साथ जो अपने उनके अलायंस थे वो कुछ खटास पड़ रही है। ब्लॉक सेट टू डिस्कस एक्सपेंशन एट समिट। अब जो ब्रिक्स ब्लॉक है, ये लोग जो हैं अक्टूबर में जो समिट होने वाली है रशिया में ब्रिक्स की, उस दौरान तुर्की की जो एंट्री है उसको लेकर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के एक्सपेंशन पर भी बात करेंगे, क्योंकि अज़रबैजान ने भी, बाकी कुछ और ममालिक हैं, वो सब भी ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। ब्रिक्स इज़ जस्ट लाइक G7। मैंने शायद आपको एक दिन बताया था कि नाटो की जो है बरक्स ये हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, G7 वालों को नाटो नहीं है क्या? तो ब्रिक्स वालों का क्यों नहीं एक पाटो हो जाएगा? वो भी तो कर सकते हैं ना। ये पहला कदम है डी डॉलराइजेशन का, उन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का या और वेल एस्टेब्लिश इकोनॉमीज़ का जो अमेरिका और वेस्ट के चंगुल से बाहर निकलना चाहते हैं। वो ब्रिक्स बना रहे हैं, ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होगी, डॉलर में बिजनेस नहीं होगा, कौन तबाह होगा? आपको समझ नहीं आ रहा? फिर क्या करेंगे? वो खिसियाएंगे, उनका नाटो खिसियाएगा। तो यहाँ भी तो एक पाटो चाहिए होगा, मैंने नाम रख दिया पाटो, ताकि कहीं नाटो हमला करे तो पाटो निपटे। वो भी तो करना होगा ना। अब रूस है, चाइना है, ब्राज़ील है, इंडिया है, लेकिन इंडिया किसी के पछड़े में पड़ता, छोड़ दो। तुर्की तो है, अब तुर्की नाटो में भी है, कहीं एक तो रहना होगा। ये कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं जो आगे चलकर आपको बहुत बड़े डेवलपमेंट्स बनते हुए नजर आएंगे। हाँ, तुर्की का ये भी है कि ये इसी में ब्लूमबर्ग में नीचे लिखा है, तुर्कीज बीन फ्रस्ट्रेटेड बाय लैक ऑफ प्रोग्रेस इन बिड टू जॉइन EU ज्वाइन करने का जो मामला था, उसमें जो डेवलपमेंट थी, जो प्रोग्रेस थी प्रोसेस की, वो इतनी स्लो थी कि तुर्की भाई फ्रस्ट्रेट हो गया कि ऐसी तैसी तुम्हारी तुम ही संभालो। 2 सितंबर 2024 की ये खबर। रशिया ने, बीच में रशिया ले आ रहे हैं हम, रशिया ने बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्राइक की है कीव में, यूक्रेन की राजधानी में, और वहाँ पर बड़ी तबाही हुई है, बड़ी मिसाइलें दागी गई हैं। इरना ने इस खबर को लगभग 1 बजे दोपहर छापा और हमारे पास शाम में आई। कीव में जो मेयर हैं कीव के, उन्होंने बताया है कि काफ़ी मिसाइल्स आकर टकराई हैं, ड्रोन अटैक हुए हैं, और जो है बड़ा नुकसान रशिया की तरफ से किया जा रहा है लगातार यूक्रेन में। तो इनकी जंग भी बढ़ती चली जा रही है, ब्रिक्स भी मजबूत होता जा रहा है। आप ज़रा समझिएगा। अच्छा, कल 1 सितंबर थी, तो वो गज़ा में पॉज, ह्यूमैनिटेरियन पॉज हुआ बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए, जो अब WHO ने रिपोर्ट जारी की है, अनादोलू ने से छापा है। इनके मुताबिक पहले दिन 87,000 गज़ा के 6,40,000 बच्चों में से 87,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई, जो 10 साल से नीचे हैं। बहुत हद तक कहा जाएगा तो एक ये राहत की खबर है। एक फ़लस्तीनी लीडर हैं, मोहतरमा हैं खालिदा जरार। अब जो जेल में जो है लोग डाले जा रहे हैं, उन लोगों ने बताया है आकर, और खालिदा जरार ने भी, क्या हो रहा है इजरायली जेलों में। इन्होंने बताया आइसोलेटेड, बिल्कुल अलग थलग, कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज, नो वेंटिलेशन, कोई कमरे में हवा आने का ज़रिया, रोशनदान ये वो वगैरह नहीं, कंक्रीट का बेड, सीमेंटेड बेड, ईंटों का बेड है, कोई गद्दा नहीं, नो मैट्रेस, स्मॉल होल अंडर द सेल डोर। सेल डोर के नीचे जो है एक छोटा सा छेद, जिससे आप मुंह लगाकर सांस ले सकते हैं। इस तरीके से इजरायली जेलों में लोगों को रखा जा रहा है, और टॉयलेट में कोई पानी नहीं है कि आप दस्त कर सकें। समझ रहे हैं, ये सब हो रहा है। अल जज़ीरा ने अभी एक खबर दी है कि सर्विलांस कैमरा में ये फ़ौजी कैद हुए हैं इजराइल के, जो सर्किल में आप देख रहे हैं। पहले ये फ़लस्तीनियों को गोली मारते हैं
और उसके बाद घसीट कर अपने साथ उनकी बॉडी भी ले जा रहे हैं। नूर शम्स कैंप तुलकारम सिटी में ये कल जो है सब हो रहा था, या कुछ दिन पहले की तस्वीर 2-4 दिन पहले की सामने आई है। अमेरिका ने ये कहा है और जो बाइडेन ने कि बहुत जल्दी, और ये हो सकता है यूएस नेगोशिएटर के साथ बैठकर बातचीत करेंगे, जो लोग सीज़ फायर की बातचीत करने जाते हैं गज़ा के लिए, कि जल्द से जल्द हमास और इजराइल के बीच अब सीज़ फायर होना चाहिए। इस कोशिशों में अमेरिका लग चुका है, क्योंकि 6 बॉडीज़ जो कल मिली हैं हॉस्टेजेस की, उसके बाद ये तिलमिला गए हैं। इनकी साख पर भी सवाल उठ रहे हैं कि तुमने इतनी हत्ती लगाई, इतनी हथेली लगाई, इतना गोला बारूद दिया, उसके बावजूद वो 11 महीने में हमास को एलिमिनेट नहीं कर पाए, और अब हॉस्टेजेस की बॉडीज़ हासिल हो रही हैं। अगर सारे हॉस्टेज भी मारे गए तो सिर्फ आपके ऊपर सवाल उठेगा कि ये तो पहले दिन मारे जा सकते थे। 11 महीने जंग चलाने की क्या ज़रूरत थी? 40,000 बेगुनाह फ़लस्तीनियों को मारने की क्या ज़रूरत थी? हॉस्टेजेस को अगर मारना ही था, किसी को उनके बदले न छोड़ना था, ना कोई डील करनी थी, पहले दिन कर लेना था। तो फिलहाल अब ये तेज़ कर चुके हैं। और ये है वेस्ट बैंक की वो सड़कें, जैनिन शहर की, जिसे तबाह किया जा रहा है लगातार 6ठे दिन। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कोई सुरंग नहीं, कोई कुछ नहीं, इस शहर को तबाह क्यों किया जा रहा है? कोई दुनिया में ताकत है ये पूछे कि आप दुकानें, सड़कें क्यों तबाह कर रहे हैं, क्यों खोद रहे हैं? दुनिया छोड़ो ना, महमूद अब्बास पूछे ना, ये क्या जुल्म क्या है और इनकी वजह क्या है? आपने 2-3 स्क्रीनशॉट में देखा होगा, 2-2 बुलडोज़र पूरी जेनिन शहर को खोद कर फेंक दे रहे हैं। वेस्ट बैंक के लोग और क्या करेंगे, आप मुझे बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को जिन लोगों ने भी आखिर तक देखा है। ज़रूर उन्होंने मेरा सवाल सुना होगा, जवाब दीजिएगा। और रात 10 बजे मिलते हैं दुनिया भर की खबरें में।